अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज मेक्स अ लाइफ सीज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ इसका नाम है ईसीजी। ईसीजी जो टॉपिक है ये एनएमडी कैट लेवल पे इस ईयर जो है वो शामिल तो नहीं है, लेकिन मैंने एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए इसको अपलोड कर दिया है। और साथ ही अगर एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स भी एक दफ़ा इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे इंक्लूड नहीं है। लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस दैट पास थ्रू द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें कार्डियक मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हमने कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट की डेफिनेशन दी थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इम्पल्सिस क्या होती हैं, मैसेजेस को कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल ऐसी इम्पल्सिस जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में से गुजरे, ऐसे मैसेजेस जो हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम में से गुजरे, तो हम इसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। आगे क्या चीज़ लिखी हुई है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिकल चेंजेस result from the depolarization and repolarization of the cardiac muscle fibers and can be detected on the surface of the skin using an instrument called the electrocardiograph। आप जो हॉस्पिटल्स में ईसीजी करवाते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस क्यों आपको नजर आती हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इस वजह से नजर आ रही होती हैं कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रही होती है कार्डियक मसल फाइबर्स की। आगे लिखा हुआ है कि डीपोलराइजेशन क्या होता है। बेसिकली मैंने इसका मीनिंग लिखा है कि डीपोलराइजेशन का मतलब है कंट्रक्शन ऑफ मायोकार्डियल मसल्स। मायोकार्डियल जो हार्ट के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डीपोलराइजेशन होती है, और इसी तरह अगर मायोकार्डियल मसल्स रिलैक्स करेंगे तो रीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरियल फाइबर्स ऑफ एस ए नोड प्रोड्यूस द पी वेव। आपको ये याद रखना होगा डीपोलराइजेशन की वजह से कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, पी वेव प्रोड्यूस होती है। द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट आर इन डायास्टोल ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द वी वेव, पी वेव। इसका मतलब यह है कि डीपोलराइजेशन के बारे में उन्होंने कहा है कि डीपोलराइजेशन की वजह से पी वेव प्रोड्यूस होती है, और जब डीपोलराइजेशन होती है तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। डायास्टोल के बारे में हमने कल स्टडी किया था कि डायास्टोल जो था का मतलब था कि डायलेट स्टेज, रिलैक्स स्टेज। तो इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स जो थे वो रिलैक्स स्टेज में थे जब हमें पी वेव्स नजर आ रही थी। पी आर इंटरवल, इंटरवल का मतलब ये है कि ऑन द ईसीजी रिकॉर्डिंग जब आपकी ईसीजी हो रही होती है तो पी आर इंटरवल वो टाइम होता है पी वेव के स्टार्टिंग टाइम से लेकर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग टाइम तक, यानी जब वो टाइम जब से पी वेव स्टार्ट हुई है और उस टाइम तक जब तक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता उनके दरमियान का जो टाइम है उसे हम क्या कहते हैं, पी आर इंटरवल कहते हैं। Interval indicates the amount of time required for the acid depolarization to reach the ventricles। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आपने अगर कल का वो फ्लो चार्ट रीड किया हो जिसमें मैंने कंडक्शन सिस्टम समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे नोड कहा जाता है कि ऐसे नोड तब स्टार्ट होता है जब वो आर्टरीज के पास पहुंचता है और राइट आर्टरियम या लेफ्ट आर्टरियम के पास पहुंचता है और वो उसे कहते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, तो हमने ये बात कल स्टडी की थी। अभी उस स्टेज में हमने पढ़ा था कि तब हमारे पास बायोक्रोप्सिड और ट्राइकोप्सिड वेव्स ओपन होते हैं। तो इसने नीचे ये कहा कि इंटरवल से हमें ये बात पता चलती है कि ऐसा टाइम जिसमें अभी वो ऐसे नोड जो वो वेंट्रिकल्स के पास पहुंच जाए कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने पे मजबूर कर दे। डीपोलराइजेशन का मतलब जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो पी आर इंटरवल के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये टाइम जो है आपके पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के दरमियान का टाइम है, और इस टाइम को हम ये भी कह सकते हैं कि अभी ऐसे नोड जो है वो वेंट्रिकल्स के पास पहुंचा नहीं है। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें ऐसे नोड जो है वो वेंट्रिकल्स के पास पहुंचेगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को अगर हम डिस्कस करें तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया जा रहा है कि बिगिंस एज अ शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। मैं आपको अभी इसका फिगर दिखाऊंगी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का, उसमें आप देखिएगा कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की जो आपके पास एक कर्व है तो वो डाउनवर्ड की तरफ है। कंटिन्यूज एज अ शार्प अपवर्ड स्पाइक, और इसकी स्पाइक जो है, स्पाइक का मतलब है कि इसकी स्पाइक जिसे आप चोटी वगैरह ये एपिक कहते हैं तो वो इसके टॉप की तरफ है। एंड एंड्स एज अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एस, इसमें एस जो पॉइंट है ना वो डाउनवर्ड की तरफ है। देखें आप क्यू के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्यू जो है शॉर्ट डाउनवर्ड है और आर जो है अपवर्ड की तरफ है और एस जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है। अभी आप फिगर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ने हमें ये बताया है कि डीपोलराइजेशन हो गई है वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स की क्या चीज हो गई है, डीपोलराइजेशन हो गई है। अब अगला जो हम स्टेज पढ़ने जा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्या है, इस इंटरवल के दरमियान क्या होता है कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो सिस्टोल में होते हैं। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन पे ही होते हैं।
आपको समझने की जरूरत यह है, या वर्ड डायास्टोल लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, रिलैक्सेशन, और सिस्टोल लिखा हो तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन लिखा होगा तो इसका मतलब है रिलैक्सेशन। यानी रीपोलराइजेशन का वर्ड जो है वो आपके साथ डायास्टोल के साथ इंटर रिलेटेड है, और जो आपके पास सिस्टोल का वर्ड है जो है वो डीपोलराइजेशन के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें अभी ये बताया जा रहा है कि सिस्टम वेंट्रिकल्स जो है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट ही हुए हैं, एंड ब्लड इज बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द तो ब्लड जो है वो आपके हार्ट से अभी निकल रहा है। द टाइम ड्यूरेशन इज नाउन एज एस ए सेगमेंट रिप्रेजेंट्स द पीरियड टाइम बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड द इनिशिएशन ऑफ द रीपोलराइजेशन। उसके कहने का मतलब ये है कि वो टाइम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेंट्रिकल्स अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि अभी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे ही हैं और अभी उनकी रिलैक्सेशन पीरियड स्टार्ट होने वाला है। टी वेव के बारे में बताया जा रहा है कि वेंट्रिकल रिपोलराइज्ड हो गए हैं, आपके लिए रिपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए हैं। ये एक मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया जिसमें मैंने लिख दिया कि डीपोलराइजेशन और सिस्टोल का वर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड है, और रिपोलराइजेशन और डायास्टोल का वर्ड जो है वो रिलैक्स के साथ एसोसिएटेड है। तो उम्मीद है अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जो पॉइंट नजर आ रहा है, इस फिगर में पी नजर आ रहा है, और पी का मैंने आपको बताया था कि डीपोलराइजेशन हो रही थी। यहाँ पे आर्टरिया की डीपोलराइजेशन थी, और मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकल्स जो थे वो रिलैक्स्ड पोजीशन पे थे। अगर ये जो आपको डीपोलराइजेशन नजर आ रही है, यहाँ पे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट थे। इसके समझने में बेसिकली ईसीजी के समझने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने पीछे से कार्डियक साइकिल समझ लिया जिसमें आर्टरिया सिस्टोल और जो 2 स्टेज सिस्टोल के थे और 2 स्टेज हमारे पास डायास्टोल के थे, अगर आपने वो समझ लिया तो यहाँ पे कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं। आपने वहाँ पे पहले पढ़ा था कि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उस स्टेज पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड थे। ये वही स्टेज है, पी वेव वही स्टेज है जहां पे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स स्टेज में थे। तो ये पी का आप देखें, छोटी सी इसकी जो आपके पास पी के छोटी सी ऊपर की तरफ है। अभी हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में। सॉरी, उससे पहले मुझे PR इंटरवल के बारे में बताना चाहिए था, जो आपकी यहाँ पे डायग्राम पे मेंशन नहीं है। तो वो इसलिए मेंशन नहीं है कि PR इंटरवल वो टाइम था जो QRS कॉम्प्लेक्स और P वेव के दरमियान का टाइम है। ये आप दरमियान वाला टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए QRS कॉम्प्लेक्स ये है बेसिकली आपके पास, और ये P है। इनके दरमियान का जो टाइम है इसे हम PR इंटरवल कहते हैं। और हमने इसे कहा था कि ये वो टाइम है जब वेंट्रिकल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट होने वाले थे। SA नोड जो था, यानी जिसने मैसेज भेजना था, वो अभी तक जो है आपके वेंट्रिकल्स के पास नहीं पहुंचा, बस उसने अभी वहां पहुंचना है ताकि वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सके। तो ये दरमियान वाला टाइम जो आपके पास मेंशन नहीं है उसे हम कहते हैं PR इंटरवल कहते हैं। और यहाँ पे जो है ये P वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के दरमियान का जो स्टार्टिंग टाइम है ये वो है। QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में ये लिखा था कि Q देखिए, Q के बारे में लिखा होता है कि छोटी सी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। R के बारे में लिखा हुआ था कि शार्प अपवर्ड है। ये देखिए ऊपर की तरफ ये चोटी की जा रही है, एक टॉप जो है इसका। और S के बारे में लिखा होता है कि ये नीचे की तरफ एंड होता है। मैंने आपको पीछे भी यही बात समझाई है कि QRS कॉम्प्लेक्स में Q जो है वो छोटी सी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन के साथ स्टार्ट होता है, फिर R जो होता है वो अपवर्ड की तरफ जाता है, और S जो है फिर नीचे की तरफ आता है। और QRS कॉम्प्लेक्स हमें ये बताता है कि अब डीपोलराइजेशन हो चुकी है वेंट्रिकल्स की, यानी वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। P में हमने ये पढ़ा था कि आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हैं और वेंट्रिकल्स इस वक्त रिलैक्स्ड है। PR इंटरवल जो हमारे पास दरमियान में ये कहा था, उसने कहा था कि अभी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। QRS कॉम्प्लेक्स में हमें ये पता चला कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है और हमने इसकी पीक्स को स्टडी किया है। S से लेके T तक जो दरमियानी फासला है उसे हम ST सेगमेंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये ST सेगमेंट है हमारे पास, जो दरमियानी आपके पास एक फासला है S के ख़त्म होने और T के स्टार्ट होने में। तो ये ST सेगमेंट जो है हमें ये बताता है कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गई है और इसकी रिलैक्सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ये चीज़ हमें ST सेगमेंट बताता है कि रिलैक्सेशन अभी स्टार्ट होने वाली है। जैसे हमने PR इंटरवल में पढ़ा था ना कि वेंट्रिकल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, इसी तरह हम ST सेगमेंट में ये पढ़ते हैं कि वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स होने वाले हैं। ST सेगमेंट में ये बात है। यहाँ पे ST सेगमेंट जो होता है डिपोलराइजेशन खत्म होने वाली होती है और रिपोलराइजेशन स्टार्ट होने वाली होती है। तो इसी तरह ये देखें
ST सेगमेंट हमें ये बता रहा है कि अबाउट टू स्टार्ट, रेडी टू स्टार्ट जिसे हम कहते हैं। अब T सेगमेंट हमारे पास आ गया है, ये छोटी सी इसकी डाउनवर्ड सॉरी कह रही हूँ अपवर्ड जो है इसकी थोड़ी छोटी सी अपवर्ड सी पीक है, और जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि वेंट्रिकल्स जो हैं अब रिलैक्स पीरियड में आ गए हैं, उनकी रिपोलराइजेशन हो गई है। आपको इस फिगर को, इस डायग्राम को जो है वो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि पेपर में जो होता है वो आपको इस तरह फिगर दे के पूछ दिया जाता है, आपको एक एरो के जरिए पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ी शार्प अपवर्ड पीक जो है ना, शार्प का मतलब है बड़ी नोकेली और ऊंची सी जो अपवर्ड पीक है वो आर की है, क्यू की जो है वो शॉर्ट सी डाउनवर्ड है, और एस की इसी तरह देखें तो क्यू के मुकाबले में छोटी सी जो है ये डाउनवर्ड की तरफ है। टी की देखें तो ये अपवर्ड की तरफ है और पी भी अपवर्ड की तरफ है। तो लेकिन टी और पी में फर्क ये कि पी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है और टी जो है यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे आ रहा है। मैं बात सिर्फ आपके पास कार्डियक साइकिल के समझने की, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वो देख लें। आपको तब ये ECG जो है वो अच्छे से समझ आएगा कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, और इसी तरह आर्टरिया जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, उसके बाद आपको ये फिगर अच्छे से समझ आ जाएगी। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। उसमें लिखा हुआ है कि लार्ज प्रोटीन्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कैपिलरीज के जो स्पेसिस हैं, यानी मैंने आपको पहले बताया कि कैपिलरीज जो होती हैं वो वन सेल थिक होती हैं, कैपिलरीज की स्पेसिस में से नहीं गुजर सकते, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इसमें से गुजर सकते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस, कैपिलरीज के दरमियान में जो स्पेसिस मौजूद है वहां से वो गुजर सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नहीं गुजर सकते, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वहां से गुजर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि प्रेशर विद इन द कैपिलरी काज द कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द स्पेसिस दैट सराउंड्स द कैपिलरीज एंड टिश्यूज। उसने कहा कि कैपिलरी में उसकी जो वन सेल थिक है उसकी वजह से जो उसमें प्रेशर डिवेलप हो रहा है, उसकी वजह से कंटिन्यूस लीकेज हो रही है, ब्लड प्लाज्मा की कंटिन्यूस लीकेज हो रही है। और वो लीकेज कहाँ पे हो रही है, जो कैपिलरीज के साइड पे स्पेसिस मौजूद है, इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद है, वहां पे जो है लीकेज हो रही है। आपको 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर ओवरऑल बताऊं तो उसने कहा है कि लार्ज प्रोटीन जिसके रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस कैपिलरी में जो मौजूद है वहां से नहीं गुजर सकते, व्हाइट ब्लड सेल्स गुजर सकते हैं। और एंड में ये लिखा जा रहा है कि जो प्रेशर है कैपिलरीज के अंदर, जो प्रेशर डिवेलप हो रहा है, इसकी वजह से कंटिन्यूस लीकेज हो रही है ब्लड प्लाज्मा की। आगे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है। ये चीज जो है हम लिम्फेटिक सिस्टम में अच्छे से डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा था तो मैंने सोचा दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। वाटर है जिसमें डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेज, वेस्ट और स्मॉल प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लड से यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें तो आपकी ECG के यूज लिखा हुआ है और बताया जा रहा है कि ये रिदमिसिटी और कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के डिफेक्ट्स को डायग्नोज करने में मदद करता है। याद रखिएगा, डायग्नोज का मतलब है कि ये जस्ट उन डिफेक्ट्स को बताता है, इसका कोई इलाज वगैरह नहीं है। मतलब ECG जो है कोई इलाज नहीं है, ये जस्ट आपका एक टेस्ट है जिसके जरिए से आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में एक प्रॉब्लम क्या है, और ये आर्टिफिशियल पेसमेकर से रिमूव हो जाती है। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर को मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो है मैंने आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में लिखा है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर की हमें जरूरत क्या है। अगर आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हमने पढ़े हैं, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, कार्डियक साइकिल में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में ब्लॉकेज है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर उसको ठीक कर सकता है। या अगर इंपल्सेस जो ऐसे नोड ने इंपल्सेस प्रोड्यूस किए हैं वो वीक हैं, तो तभी हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर की जरूरत हो सकती है। और अगर आपकी इंपल्सेस वीक होती हैं, ऐसे नोड ने जो प्रोड्यूस किए हैं, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। आपको पता चल गया ECG के जरिए से कि आपको आर्टिफिशियल पेसमेकर की जरूरत है। तो जरूरत इस वजह से होती है कि या तो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कोई ब्लॉकेज है, या आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो प्रोड्यूस हुए हैं वो निहायत वीक हैं। तो ये मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर को। इसके बारे में लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द इंपल्सेस विच ट्रिगर द हार्ट बीट। आपकी हार्ट बीट को ट्रिगर करता है, मजबूत करता है, आपके इंपल्सेस को स्टार्ट कर देता है। जो स्टार्ट नहीं हो रहे, ब्लॉकेज थी किसी वजह से, तो उनको ये स्टार्ट करने में मदद करता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में खुद लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर एक बैटरी ऑपरेटेड प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्टिमुलेट होती हैं, प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसमें एक मिसाल दी जा रही है, ये देखिए कि AV नोड जो है वो किसके साथ अटैच्ड है। ये देखिए APM जो है मैंने आर्टिफिशियल पेसमेकर के लिए शॉर्ट वर्ड यूज किया है। तो अगर AV नोड में कोई ब्लॉकेज है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर को वेंट्रिकल्स के साथ अटैच्ड कर दिया जाता है। एंड देन क्या होते हैं, पेसमेकर जो होता है वो कंटिन्यूस रिदमिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स कंट्रोल हो जाते हैं। आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में मैंने आपको ये बताया कि इंपल्सेस को इनिशिएट कर सकता है और ये खुद एक बैटरी प्रोड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर मैंने एक मिसाल दी है कि अगर AV नोड ब्लॉक होता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर को, AV क्या है, आर्टरियो वेंट्रिकल नोड है ना, तो अगर वो ब्लॉक है तो उसको AV नोड को वेंट्रिकल्स के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेसमेकर रिदमिसिटी को भी कंटिन्यूस करता है और वेंट्रिकल्स को भी कंट्रोल कर लेता है। तो आपको ये याद रखना है कि ECG के फवायद क्या थे, ECG ने हमें किस तरह हेल्प आउट की, फिर हमने आर्टिफिशियल पेसमेकर को इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी आर्टिफिशियल पेसमेकर की हमें क्या जरूरत थी।
एक और साइड इन्फॉर्मेशन है जो मैंने पंजाब की एक बुक से, छोटा सा पैच है वहाँ से लिया है। उसमें लिखा है कि अगर कार्डियक इम्पल्सेस जब हार्ट में से गुजरती हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। वो हार्ट के सराउंडिंग टिश्यूज़ में भी ये करंट प्रोड्यूस्ड होता है और आपकी बॉडी में भी, होल बॉडी में भी छोटा सा करंट प्रोड्यूस्ड होता है। अगर हम इलेक्ट्रोड्स को रखते हैं आपकी स्किन पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इन करंट्स की वजह से रिलीज़ हुआ है हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर कार्डियक इम्पल्सेस में गुजरती हैं आपके हार्ट के दौरान तो हार्ट में से, तो आपके हार्ट में भी और सराउंडिंग टिश्यूज़ में भी करंट प्रोड्यूस्ड होता है और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को रख के इलेक्ट्रोड्स को रख के हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिलरीज के बारे में छोटा सा एक पैच है। पहले एक चीज़ लिखी है कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं आपके पास, थर्ड कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आपको ये एक एमसीक्यू उसके तौर पे याद रखना चाहिए कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड वेसल्स। आगे लिखा हुआ कि मटीरियल इज एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज इन कैपिलरीज। कैपिलरीज में जो है वो मटेरियल जो एक्सचेंज कैसे होता है ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान। मटेरियल जो एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ में कैपिलरीज के जरिए से, उसके बारे में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर मैं सबसे पहले तीसरे पॉइंट को डिस्कस करूँ तो उसमें लिखा है कि कैपिलरीज की जो कैविटी है वहाँ से हमने मटेरियल इंडोसाइटोसिस के जरिए से लिया और इसको हम अदर साइड पे कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक्सोसाइटोसिस के जरिए से। उसने लिखा कि सेम इज ट्रू फॉर सम मटेरियल एंटरिंग फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द ब्लड। उसने कहा कि चाहे मटेरियल आपका ब्लड से इंट्रासेलुलर स्पेसिस में जा रहा है या इंट्रासेलुलर स्पेसिस से ब्लड में आ रहा है, ये उसके लिए ये प्रोसेस सेम है कि वो मटीरियल जो कैपिलरी से आएगा वो इंडोसाइटोसिस के जरिए से आएगा और दूसरे साइड पे एक्सोसाइटोसिस के जरिए से वो एक्सक्रीट हो जाएगा। चाहे ये मटेरियल जो है वो ब्लड से इंट्रासेलुलर स्पेसिस की तरफ जा रहा है यानी बॉडी टिश्यूज़ की तरफ जा रहा है, या बॉडी टिश्यूज से जो है वो आपके ब्लड की तरफ आ रहा है। फिर आपके लिखा हुआ है कि थ्रू इंट्रासेलुलर स्पेसिस ऑफ इंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ वॉल ऑफ कैपिलरी एंड टू फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये दूसरा पॉइंट भी जो है बेसिकली इसी तरह तीसरे पॉइंट की तरह सेम ही है कि हमने इंट्रासेलुलर स्पेसिस में जो इंडोथेलियल लाइनिंग है वो कैपिलरी की और इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जरिए से हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आगे जो तीसरा प्रोसेस लिखा हुआ है, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूँ तो उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा है और डिफ्यूजन के जरिए से हम जो है बॉडी सेल्स से और बॉडी सेल्स टू द ब्लड और ब्लड से बॉडी सेल्स में लेके जा सकते हैं। 3 तरीके अगर मैं ओवरऑल डिस्कस करूं कि जो मटेरियल है वो ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान किस तरह एक्सचेंज हो रहा है, तो पहला तरीका वो था कि इंडोसाइटोसिस टू एक्सोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस टू इंडोसाइटोसिस, चाहे वो ब्लड से बॉडी टिश्यूज़ में चाहे या बॉडी टिश्यूज से ब्लड में आए। दूसरा तरीका भी यही है, इसके सिमिलर लिखा हुआ है कि इंट्रासेलुलर स्पेसिस से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर स्पेसिस। तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के बारे में लिखा हुआ है कि चाहे देखिए इंट्रासेलुलर स्पेसिस जो है ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बारे में बात की जा रही है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के जरिए से भी जो एक्सचेंज बॉडी और ब्लड टिश्यूज में हो सकता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेती हूँ। इस वीडियो में मैंने ईसीजी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, ईसीजी के साथ आर्टिफिशियल पेसमेकर और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लूंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।